सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ समय पहला मेरे भरा ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ मौत हो जाती। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार में बड़े खेल की तैयारी की, चीनी घुसपैठ पर घिरी मोदी सरकार की, देखेंगे आईआईटी मद्रास के छात्रों से राहुल गांधी की मुलाकात को, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर मचे सियासी बवाल को, जानेंगे महाराष्ट्र में अपनी ही योजना पर कैसे घिरी एनडीए सरकार, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूपी में बढ़ते भ्रष्टाचार पर बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर का बड़ा बयान। बोले, यूपी में मुख्यमंत्री की नहीं सुनते अधिकारी, हकीकत कर रहा हूं बयान। लालू यादव ने बुलाई आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, 18 जनवरी को पटना में होगी आयोजित। कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पार्टी ने जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान का पैम्फलेट किया जारी, 26 जनवरी को होगा यात्रा का समापन। सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन गिरे 15 विकेट, भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरी पारी में 6 विकेट पर बनाए 141 रन, 145 रन की हुई बढ़त। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। तो बिहार की सियासत में इस वक्त एक सवाल सबसे ज्यादा चर्चाओं में है कि नीतीश कुमार कब पलटी मारने वाले हैं। उनको लेकर कहा जा रहा है कि वो बीजेपी से नाराज है और बीजेपी भी नीतीश की नाराजगी को दूर करने के लिए तैयार नहीं दिख रही है, और इसलिए अब नीतीश कुमार ने ही बीजेपी का साथ छोड़ने की तैयारी कर ली है। इस बीच इंडिया गठबंधन की तरफ से जो तैयारियां हो रही हैं, उससे साफ है कि बिहार में जल्दी ही नई सरकार बन सकती है। बिहार की सियासत से बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का दूसरा चरण गोपालगंज से शुरू हुआ, लेकिन जो बैनर पोस्टर सड़कों पर दिखाई दिए उसमें सिर्फ नीतीश कुमार और जेडीयू के मंत्रियों की तस्वीरें दिखाई दी। पीएम मोदी की तस्वीर भी बैनर पोस्टर से हटा दी गई। दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी के मंत्री भी गायब कर दिए गए, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि अब जेडीयू की तरफ से भी इंडिया गठबंधन को संकेत दे दिए गए हैं कि उसने अपने दरवाजे खोल दिए हैं और अब बस खरमास खत्म होने का ही इंतजार बचा है, जो 14 जनवरी को खत्म होगा। इस बीच आरजेडी चीफ लालू यादव ने भी महागठबंधन की सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। लालू यादव ने 18 जनवरी को पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला ली है। इस बैठक में नीतीश कुमार को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी 18 जनवरी को पटना पहुंच रहे हैं। वो संविधान सम्मान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद लालू यादव के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ नीतीश कुमार की भी मुलाकात हो सकती है, और इसी के चलते राहुल गांधी का कार्यक्रम तय किया गया है। पहले राहुल गांधी फरवरी के पहले सप्ताह बिहार में संविधान सम्मान सम्मेलन करने वाले थे, लेकिन बिहार के बदलते राजनीतिक हालात के बाद अब वो 18 जनवरी को ही पटना आ रही हैं। महागठबंधन और नीतीश के बीच बढ़ती करीबी के चलते बीजेपी की चिंता जरूर बढ़ गई है। बिहार में एनडीए के लिए मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, तो मोदी सरकार भी घिरती जा रही है। चीन के मुद्दे पर विपक्ष पहले से ही सवाल उठा रहा है, और अब विदेश मंत्रालय ने लद्दाख के इलाके में चीन के कब्जे की बात को स्वीकार कर लिया है। विदेश मंत्रालय के इस बयान से केंद्र सरकार के दावे पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। तो वहीं अब इस दावे पर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर हो गई है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार भले ही चीन की तरफ से किसी भी तरह के घुसपैठ से इनकार करती रही हो, लेकिन हाल ही में विदेश मंत्रालय के एक बयान ने सरकार के इस दावे की पोल खोलकर रख दी है, जिसे लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला है। दरअसल चीन ने बीते महीने होतान प्रांत में 2 नई काउंटी हेयान और हेकांग बनाने का ऐलान किया। इन काउंटियों में मौजूद कुछ इलाके हिंदुस्तान के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का हिस्सा हैं, और इसका खुलासा विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने खुद किया है। We have seen the announcement pertaining to the establishment of 2 new counties in Hotan Prefecture of China. Parts of jurisdiction of these so-called counties fall in India's Union Territory of Ladakh. We have never accepted the illegal Chinese occupation of Indian territory in this area. Creation of new counties will neither have a bearing on India's long-standing and consistent position regarding our sovereignty over the area, nor lend legitimacy to China's illegal and forcible occupation of the same. We have lodged a solemn protest
with the Chinese side through diplomatic channels on this matter. इस वीडियो के सामने आने के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार की पोल खोलकर रख दी है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने लिखा कि हाल ही में विदेश मंत्रालय की तरफ से हिंदुस्तानी इलाके में चीन के घुसपैठ के मुद्दे पर पीएम मोदी कहते हैं कि ना हमारे क्षेत्र में कोई घुसा है, ना हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है। तो दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय साफ साफ कह रहा है कि चीन ने लद्दाख इलाके को अपने राज्य में शामिल कर लिया है। जागो मोदी जी जागो, चीन को अपना 56 इंच का सीना दिखाओ। यानी देखा जाए तो हिंदुस्तान के इलाकों पर चीन के कब्जे को लेकर विपक्ष तो पहले से ही सरकार पर हमलावर था और अब खुद विदेश मंत्रालय ने भी इसी बात को कहकर सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। इस वाकये ने मोदी सरकार की विदेश नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने सीधी चुनौती दे दी है कि अपना 56 इंच का सीना चीन को दिखाओ। वहीं राहुल गांधी भी सरकार की मुश्किलें बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस सांसद ने आईआईटी मद्रास के छात्रों से मुलाकात की। इसकी एक झलक अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार को अहम संदेश दिया है। उन्होंने शिक्षा को समाज के हर व्यक्ति का अधिकार बताया है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में आईआईटी मद्रास के छात्रों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल ने छात्रों से शिक्षा सहित तमाम मुद्दों पर चर्चा की। राहुल ने सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी शेयर किया है। शिक्षा को समाज के हर व्यक्ति का अधिकार बताते हुए राहुल ने कहा कि सरकार को प्राइवेटाइजेशन के बजाय शिक्षा पर ज्यादा खर्च करने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि हमें शिक्षा और सरकारी संस्थानों को मजबूत बनाना है और इसलिए सरकार को इस पर ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए ताकि शिक्षा को बढ़ावा मिले और इसके स्तर को और बेहतर बनाया जा सके। इसी को लेकर राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, मेरा मानना है कि अपने लोगों को क्वालिटी एजुकेशन की गारंटी देना किसी भी सरकार की सबसे अहम जिम्मेदारियों में से एक है। इसे प्राइवेटाइजेशन और वित्तीय प्रोत्साहन के जरिए हासिल नहीं किया जा सकता है। हमें शिक्षा और सरकारी संस्थानों को मजबूत करने पर बहुत अधिक पैसा खर्च करने की जरूरत है। राहुल ने कहा कि हाल ही में मुझे आईआईटी मद्रास के कुछ प्रतिभाशाली युवाओं से बात करने का मौका मिला। साथ में हमने ये जानने की कोशिश की कि सफलता का असली मतलब क्या है। हमने भारत के भविष्य को आकार देने में रिसर्च और शिक्षा की अहम भूमिका और एक ऐसे प्रोडक्शन सिस्टम को बढ़ावा देने की जरूरत पर चर्चा की जो निष्पक्षता, नवाचार और सभी के लिए मौके को अहमियत देता हो। राहुल गांधी लगातार आम लोगों से मिल रहे हैं, उनके मुद्दे उठा रहे हैं। छात्रों से उनकी इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। तो सियासत दिल्ली की भी गरमाई हुई है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। वहीं केजरीवाल ने भी एक और बड़ा ऐलान किया है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में चुनाव को लेकर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में पानी के गलत बिल माफ किए जाएंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली वालों से साफ कह दिया है कि अगर पानी का बिल ज्यादा आया है तो आपको जमा करने की जरूरत नहीं है। चुनाव के बाद चौथी बार आपकी सरकार बनी तो हम सभी बिलों को पूरी तरह से माफ कर देंगे। केजरीवाल के मुताबिक बीजेपी वालों ने कुछ गड़बड़ की है। बीजेपी की साजिशों की वजह से लोगों को हर महीने हजारों और लाखों रुपए का पानी का बिल आना शुरू हुआ है, जिसको लेकर केजरीवाल हमलावर हैं। तो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। पंजाब कांग्रेस ने कहा है कि जैसे आपने पंजाब की महिलाओं को झांसा दिया, उसी तरह अब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की महिलाओं के साथ धोखा करने जा रही है। हम आज दिल्ली की जनता और महिलाओं से कहना चाहते हैं कि आपको झूठी बातों और झूठे वादों में नहीं आना है। पंजाब में आपकी सरकार बने हुए 3 साल होने को है, लेकिन आज पंजाब के लोग इन वादों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो इस बीच बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। केजरीवाल के खिलाफ पूर्व लोकसभा सांसद प्रवेश वर्मा को टिकट दिया गया है, जबकि कालकाजी में दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ बीजेपी नेता रमेश विधूड़ी चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले कैलाश गहलोत को भी पार्टी ने भिजवासन सीट से टिकट दिया है। वहीं जंगपुरा से सरदार तरविंदर सिंह को मैदान में उतारा गया है। ऐसे में तीनों ही दल आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा और ये चुनाव अब तक का सबसे टफ चुनाव साबित हो सकता है। दिल्ली में सभी दल अपनी योजनाओं से जनता को लुभाने की तैयारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव की तरह दिल्ली में भी महिलाओं को साधने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का श्रेय लाडकी बहन योजना को दिया गया। एनडीए की तरफ से इस योजना को भुनाने की खूब कोशिश की गई, जबकि विपक्ष ने इस योजना को चुनावी जुमला बताया था और कहा था कि चुनाव के बाद इस योजना को बंद कर दिया जाएगा। और अब विपक्ष का यह दावा सच होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में एनडीए सरकार घिर गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में एनडीए को मिली बम्पर जीत की वजह लाडकी बहन योजना को माना जा रहा है। ये योजना एनडीए के लिए गेम चेंजर साबित हुई है, लेकिन अब बीजेपी इस योजना को लेकर पलटी मारती दिखाई दे रही है।
अब जो खबर सामने आ रही है उसके तहत महिलाओं से इस योजना के तहत दिए गए पैसे वापस लिए जा रहे हैं। दरअसल एक मामला सामने आया है कि सरकार ने उस खाते से पैसा निकाल लिया जो प्यारी बहन का लाभार्थी था, जिसके बाद से इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। धुले जिले में एक महिला के खाते से सरकार ने 7,500 रुपए निकाल लिए हैं। चुनाव जीतने के बाद राज्य की एनडीए सरकार ने लाड़की बहन योजना के लिए मापदंड सख्त कर दिए हैं। कई महिलाओं को अयोग्य घोषित करते हुए इस योजना के लाभ से वंचित कर दिया गया है, जिसके बाद से ये चर्चा हो रही है कि सरकार इतनी सख्ती इसलिए बरत रही है ताकि एनडीए सरकार को लाभार्थियों को पैसा न देना पड़े। विपक्ष तो चुनावों के दौरान भी इस योजना को जुमला बता रहा था और अब ये सच साबित होता दिखाई दे रहा है। इस कदम के बाद एनडीए सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। लाड़की बहन योजना को लेकर एनडीए सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं, तो सवाल वर्शिप एक्ट की संवैधानिक वैधता पर भी उठ रहे हैं। बीते कुछ वक्त से देश में एक के बाद एक लगातार सांप्रदायिक विवाद सामने आ रहे हैं। कई जगह दो समुदायों के बीच टकराव और हिंसा भी देखने मिली। ऐसे में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक बार फिर सुर्खियों में है। अब अलग अलग राजनीतिक दल इस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी कोर्ट से बड़ी मांग की है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में धार्मिक संस्थानों को लेकर बढ़ते विवाद के बीच प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सियासी गलियारों में भी हलचल देखी जा रही है। एक तरफ इस एक्ट को खत्म करने की मांग उठ रही है, सुप्रीम कोर्ट में इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, तो अब इस विवाद में कांग्रेस की भी एंट्री हो गई है। पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थान अधिनियम 1991 का पालन कराने की मांग की है। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है और जब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं सुनाता है तब तक किसी भी धार्मिक संस्थान के सर्वे पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार का रुख जानने के लिए नोटिस भी जारी किया है और अब खबर आ रही है कि कांग्रेस इस पर हस्तक्षेप याचिका दाखिल करने की तैयारी में है। पार्टी का आरोप है कि बीजेपी सरकार इस कानून का साफ तौर पर उल्लंघन कर रही है। कांग्रेस की तरफ से पार्टी सांसद और वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस जल्दी ही एक आवेदन भी दायर करेगी। हालांकि मामले में पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इसलिए यह आवेदन प्रतीकात्मक होगा। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि मामला पार्टी के नाम से दायर किया जाएगा या पार्टी के किसी नेता की तरफ से याचिका लगाई जाएगी, लेकिन ये कदम पार्टी के राजनीतिक रुख को उजागर करेगा। कांग्रेस का कहना है कि 1991 का कानून सभी धार्मिक स्थलों की यथास्थिति बनाए रखने के लिए बनाया गया था। इस कानून का उद्देश्य सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना है, लेकिन बीजेपी इस कानून की अवहेलना करके देश में धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रही है। पार्टी का कहना है कि वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पूरी मजबूती से अपनी बात रखेगी और 1991 के कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करवाएगी। बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़ी याचिकाओं पर 17 फरवरी को सुनवाई होगी। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं कि कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है, कब ये धार्मिक स्थलों को लेकर विवादों का सिलसिला थमेगा। तो किसानों का आंदोलन भी थमने का नाम नहीं ले रहा। पंजाब हरियाणा के बीच खनौरी बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का नया केंद्र बन गया है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी सेहत बिगड़ती जा रही है, लेकिन किसान हार मानने को तैयार नहीं है और अब एक बार फिर उन्होंने महापंचायत बुलाई है। तो क्या कुछ हुआ इस महापंचायत में, क्या है किसानों की आगे की रणनीति, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले 40 दिनों से अनशन पर बैठे हैं। हर बीतते दिन के साथ उनकी सेहत और खराब होती चली जा रही है। ऐसे में अब किसानों की महापंचायत बुलाई गई। पंजाब और हरियाणा से बड़ी संख्या में किसान इस बैठक में शामिल हुए। डल्लेवाल को स्ट्रेचर से मंच पर लाया गया, जहां उन्होंने किसानों को संबोधित किया। इस दौरान डल्लेवाल ने कहा कि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अब तक करीब 4 लाख किसान अपनी जान ले चुके हैं, लेकिन असल आंकड़ों में अब तक 7 लाख से ज्यादा किसान दम तोड़ चुके हैं। हम किसानों के नेता हैं, लेकिन किसी ने इन किसानों की जान जाने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डल्लेवाल की जान बहुत अहम है। उस दिन मैंने भी कहा था कि डल्लेवाल की जान तो अहम है, लेकिन उन 7 लाख किसानों के बच्चों का क्या, जो अब हमारे बीच नहीं है। उन्होंने किसानों से अपील की कि बड़ी संख्या में आगे आएं, जिससे आंदोलन को बल मिल सके। उन्होंने आगे कहा कि इससे सरकार को पता चल जाएगा कि यह आंदोलन सिर्फ पंजाब का नहीं बल्कि पूरे देश का है। डल्लेवाल ने आगे कहा कि पुलिस ने मुझे उठाने की कई बार कोशिश की और जब लोगों को पता चला तो पंजाब और हरियाणा से सैकड़ों नौजवान हमारे पास पहुंचे और मोर्चा संभाला। आज जो लोग मोर्चे पर पहुंचे हैं, ये सिर्फ ऊपर वाले की कृपा है। सरकार जितना मर्जी जोर लगा ले, हम मोर्चा जीत कर रहेंगे। वहीं किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि यह महापंचायत केंद्र सरकार को हिलाने वाली है। मोदी सरकार घमंड में है, उनमें सत्ता का नशा चरम पर है। उन्हें समझना चाहिए कि लोगों से बढ़कर कोई सरकार नहीं है। साफ है कि किसान पीछे नहीं हटने वाले और आने वाले वक्त में यह आंदोलन और तेज हो सकता है। ऐसे में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं।
अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। जहाँ पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। एक प्रख्यात कवि देश के वो कविता के साथ विश्वासघात करके आजकल लगातार नफरती बयान दे रहे हैं और अपनी कविता को छोड़कर राजनीति के दरवाजे पर घुसने के लिए लगातार रेंग रहे हैं। इस तरह के बयान वो दे रहे हैं जो कि उस पार्टी में घुसने के लिए सबसे बड़ी अनिवार्यता जैसे होते हैं। अब देखना यह है कि क्या कवि महोदय के लिए तालियां उसी तरह से बजेंगी या अंडे, सड़े हुए अंडे और टमाटर उनके लिए कम पड़ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।